कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी हजारों सालों के लिए बर्फ की मोटी चादर में क्यों ढक जाती है और फिर अचानक गर्म हो जाती है? ये कोई रैंडम घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक घड़ी काम कर रही है। और आज हम उसी घड़ी के राज को समझने वाले हैं, जिसे मिलेनकोविच साइकिल्स कहा जाता है। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो पृथ्वी की जलवायु में इतने बड़े, इतने लयबद्ध यानी कि इतने रिदमिक बदलाव लाती है? क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय कारण छिपा है? तो इसका सबूत कहाँ मिलता है? वो इस ग्राफ में छिपा है। ये डेटा अंटार्कटिका की बर्फ की गहराइयों से निकाला गया है, जो हमें 4 लाख साल पीछे ले जाता है। जरा इन ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस पर गौर कीजिए। हर पीक एक गर्म दौर है और हर घाटी एक हिमयुग। देख रहे हैं ये रिदम? ये बिल्कुल एक घड़ी की टिक टिक की तरह रेगुलर है। और बस यही वो पैटर्न था जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। मतलब कई दशकों तक ये पैटर्न वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली जैसा था। उन्हें ये तो दिख रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये वो समझ नहीं पा रहे थे। और फिर एंट्री होती है एक सर्बियाई वैज्ञानिक की, मिलुटिन मिलेनकोविच। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, जवाब पृथ्वी की चट्टानों या समंदरों में नहीं है, जवाब ऊपर आसमान में है, हमारे ग्रह की ऑर्बिट में, उसकी धीमी चाल में छिपा है। मिलेनकोविच ने पाया कि पृथ्वी की कक्षा में असल में 3 अलग अलग बहुत लंबे साइकिल्स चलते हैं। इन तीनों को आप एक कॉस्मिक घड़ी के 3 गियर्स की तरह समझ सकते हैं, जो मिलकर तय करते हैं कि पृथ्वी पर सूरज की कितनी रोशनी और कब पड़ेगी। पहला गियर है एक्सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस पृथ्वी के ऑर्बिट के शेप के बारे में है। सोचिए जैसे एक रबर बैंड है, कभी वो बिल्कुल गोल होता है और कभी थोड़ा खिंचकर अंडे जैसा यानी अंडाकार हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस छोटे से बदलाव से आखिर फर्क क्या पड़ता है? जवाब है बहुत बड़ा फर्क। जब हमारी ऑर्बिट ज्यादा अंडाकार होती है तो साल के कुछ हिस्सों में हम सूरज के बहुत करीब होते हैं और कुछ में बहुत दूर। ये दूरी में आने वाला फर्क पृथ्वी को मिलने वाली सोलर एनर्जी को बदल देता है, जिससे हमारे मौसम और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। और पता है ये साइकिल कितना धीमा है? इसे एक चक्कर पूरा करने में करीब 1 लाख साल लगते हैं। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम आएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे गियर पर, जिसे कहते हैं ऑब्लिक्विटी, या आसान भाषा में हमारी पृथ्वी का झुकाव। हम सब जानते हैं कि इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं, पर मजे की बात यह है कि ये झुकाव भी फिक्स नहीं है। तो सोच कर देखिए, जब ये झुकाव ज्यादा होता है तो गर्मियां बन जाती हैं बेहद गर्म और सर्दियां कड़ाके की ठंड। और जब झुकाव कम होता है तो मौसम थोड़ा नरम हो जाता है, मतलब गर्मियों और सर्दियों के बीच का अंतर कम हो जाता है। ये वाला साइकिल पहले वाले से थोड़ा तेज है। इसे पूरा होने में लगते हैं करीब 41,000 साल। और आखिर में आता है तीसरा और आखिरी साइकिल, प्रिसेशन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लट्टू। देखा ना कैसे एक घूमता हुआ लट्टू थोड़ा डगमगाता है? ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में धीरे धीरे डगमगाती है। तो इस डगमगाने से क्या होता है? खैर, इससे ये तय होता है कि हमारी गर्मियां सूरज के पास होंगी या दूर। मतलब कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की गर्मियां तब पड़ती हैं जब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं, जिससे वो बहुत गर्म हो जाती हैं, और फिर हजारों साल बाद वही गर्मियां तब पड़ती हैं जब हम सूरज से सबसे दूर होते हैं और वो ठंडी हो जाती हैं। इस साइकिल को पूरा होने में लगते हैं करीब 26,000 साल। तो अब देखिए, हमारे पास 3 अलग अलग गियर हैं और तीनों अपनी अपनी रफ्तार से घूम रहे हैं। तो अब असली सवाल ये है कि ये तीनों गियर जब एक खास तरीके से लाइन में आते हैं तो कैसे पृथ्वी पर एक हिमयुग जैसी बड़ी घटना को जन्म देते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर मिलेनकोविच की असली जीनियस सामने आती है। उन्होंने महसूस किया कि एक आइस एज शुरू करने के लिए कड़ाके की ठंड वाली सर्दियां नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि चाहिए ठंडी गर्मियां। जी हाँ, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां इतनी ठंडी हों कि पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघल ही ना पाए, तो बस खेल शुरू हो जाता है।
देखिए, ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। जब तीनों साइकिल एक ऐसी पोजीशन में आते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में सूरज की रोशनी कम पड़ती है, तो गर्मियां ठंडी हो जाती हैं। इसका नतीजा, पिछली सर्दियों में जो बर्फ गिरी थी वो पूरी तरह पिघल नहीं पाती। फिर अगली सर्दियों में और बर्फ गिरती है, और ये सिलसिला साल दर साल हजारों सालों तक चलता रहता है, जब तक कि वो बची हुई बर्फ विशालकाय आइस शीट्स में नहीं बदल जाती, जो पूरे पूरे महाद्वीपों को ढक लेती हैं। अब ये थ्योरी सुनने में कितनी ही जबरदस्त क्यों न लगे, ये पूरी कहानी नहीं है। जैसा कि विज्ञान में हमेशा होता है, हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। और मिलनकोविच की थ्योरी में भी कुछ बड़ी अनसुलझी पहेलियां हैं। इसमें कुछ बहुत दिलचस्प पहेलियां हैं। पहली है 1 लाख साल वाली समस्या। याद है वो एक्सेंट्रिसिटी वाला साइकिल? अजीब बात यह है कि ये तीनों में सबसे कमजोर है, फिर भी पिछले करीब 10 लाख सालों से हमारे हिमयुग उसी की धुन पर चल रहे हैं। क्यों? ये वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। और फिर आती है सबसे बड़ी पहेली, कारणिकता की समस्या, जिसका सीधा कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से है। तो ये कारणिकता की समस्या है क्या? जब वैज्ञानिक आइस कोर डेटा को देखते हैं तो उन्हें एक हैरान करने वाली चीज पता चलती है। जब पृथ्वी एक हिमयुग से बाहर आती है तो पहले तापमान बढ़ना शुरू होता है, और फिर कुछ 100 सालों के बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि CO2 गर्मी नहीं बढ़ाती, बिल्कुल बढ़ाती है, बल्कि इन नेचुरल साइकिल्स में CO2 वो पहली चिंगारी नहीं है। वो उस आग पर डाले गए पेट्रोल की तरह है, एक पावरफुल एम्पलीफायर जो ऑर्बिटल साइकिल से शुरू हुई हल्की गर्मी को कई गुना बढ़ा देती है। तो इस सारी पुरानी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? चलिए इस प्राचीन ब्रह्मांडीय लय को हमारे आज के हालात से जोड़कर देखते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। पिछले कई हिमयुगों के दौरान CO2 का लेवल 180 से 280 पार्ट्स पर मिलियन के बीच ऊपर नीचे होता रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ठीक पहले ये 280 पर था, और आज ये 420 ppm को भी पार कर चुका है। एक ऐसा लेवल जो हमारे ग्रह ने लाखों सालों में नहीं देखा। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। हजारों लाखों सालों से पृथ्वी एक धीमी, स्थिर, कॉस्मिक रिदम पर चलती रही है, पर पिछले सिर्फ 200 सालों में इंसानों ने वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भर दी है कि हम उस प्राकृतिक लय से बहुत बहुत दूर निकल गए हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमने उस प्राचीन ब्रह्मांडीय घड़ी को तोड़ दिया है? क्या हमने अपने ग्रह को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही ना हो? इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।